हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है। जो आपका 22 फरवरी के दिन एग्जाम होगा ना, सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, यानी कि संभावित प्रश्न है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, प्रश्न ये कराए कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है स्वतंत्रता का, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है भ्रातृत्व का, और ऑप्शन सी है श्रमिक विभाजन का, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ जो है ना, श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, प्रश्न ये कराए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सती प्रथा को, और ऑप्शन बी है दहेज प्रथा को, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है बाल विवाह प्रथा को, और ऑप्शन डी है जाति प्रथा को। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, प्रश्न ये कराए कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कार्य कुशलता के लिए, और ऑप्शन बी है भाईचारे के लिए, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है रूढ़िवादिता के लिए, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आधुनिक सभ्य समाज जो है ना, श्रम विभाजन को आवश्यक कार्य कुशलता के लिए मानते हैं, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, प्रश्न ये कराए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया द कस्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, और ऑप्शन बी है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हु आर शूद्रांश। तो दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है ना, बाबा साहब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का संपादित अंश है। ऑप्शन नंबर सी जो ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, प्रश्न ये कराए कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। ऑप्शन ए में आपका सेन साहब की धर्मपत्नी ने, और ऑप्शन बी है गिरधर ने, और ऑप्शन सी में आपका सेन साहब ने, या फिर शोफर ने। तो दोस्तों, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति जो है ना, सेन साहब ने कहे हैं, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, प्रश्न ये कराए कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ऑप्शन ए में आपको बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर, और ऑप्शन बी है वकील, और ऑप्शन सी है प्रोफेसर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ डॉक्टर। तो दोस्तों, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को जो है ना, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाने चाहते थे, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना, तो आप लोग लाइव क्लास कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है, यानी कि जो नागरी लिपि शीर्षक निबंध है ना, इसके निबंधकार कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया गुणाकर मूले, और ऑप्शन बी है रामनाथ, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है रामचंद्रनाथ शुक्र, और ऑप्शन सी है डॉक्टर भोलनाथ तिवारी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बाबूराम सक्सेना। तो दोस्तों, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के जो निबंधकार है ना, गुणाकर मूले है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है।
तो दोस्तों प्रश्न ये कराए कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नंदी नागरी, और ऑप्शन बी है देवनागरी, और ऑप्शन सी गुजराती, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ब्राह्मी। तो दोस्तों ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखकों को जो है ना नंदाकिनी कहा है, यानी कि नंदी नागरी लिपि कहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न ये कराए कि हिंदी लिखी जाती है, यानी कि हिंदी जो है ना कौन सी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है देवनागरी लिपि में, और ऑप्शन बी है खरोष्टी लिपि में, और ऑप्शन सी है गुजराती लिपि में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ब्राह्मी लिपि में। तो दोस्तों ये देवनागरी जो है ना, ये हिंदी जो है ना देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और दोस्तों मराठी भी जो है ना देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। तो दोस्तों प्रश्न ये कराए कि विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ब्राह्मी लिपि, और ऑप्शन बी है सिद्धम लिपि या फिर नंदी नागरी लिपि, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नागरी लिपि। तो दोस्तों विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को जो है ना क्या नाम दिया है, नंदी नागरी लिपि दिया गया है नाम। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि भारतीय लिपियों की कहानी किन की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन ए में आपको गुणाकर मूले की, और ऑप्शन बी है नलिन लोचन शर्मा जी की, और ऑप्शन सी है महात्मा महादेवी वर्मा की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सुमित्रानंदन पंत की। तो दोस्तों भारतीय लिपियों की जो कहानी है ना ये प्रसिद्ध है गुणाकर मूले लिपि की, ठीक है, यानी कि गुणाकर मूले की। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। दोस्तों प्रश्न ये कराए कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन ए में आपको पूर्वी भारत से या फिर पश्चिमी भारत से, और ऑप्शन सी है दक्षिणी भारत से या फिर उत्तरी भारत से। तो दोस्तों नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है ना हमें दक्षिणी भारत से मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न को देखना है क्या कराए कि बेतमा दानपत्र किस समय का है, यानी कि जो बेतमा दानपत्र है ना ये कौन सा समय का है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1020 ईस्वी का, या फिर 1021 ईस्वी का, या फिर 1022 ईस्वी का, और ऑप्शन डी है 1023 ईस्वी का। तो दोस्तों बेतमा दानपत्र जो है ना यह 1020 ईस्वी का है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न ये कराए कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लिए कब से मिलने लगते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 8वीं सदी से, और ऑप्शन बी है 6ठी सदी से, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है 9वीं सदी से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 4थी सदी से। तो दोस्तों उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख जो है ना 8वीं सदी से मिलने लगते हैं, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न ये कराए कि निबंध के लेखक है, यानी कि जो इनमें से निबंध है ना इनके लेखक कौन है। ऑप्शन ए में आपको गुणाकर मूले, और ऑप्शन बी अज्ञ, और ऑप्शन सी पंत, और ऑप्शन डी में आपको प्रसाद। तो दोस्तों निबंध के जो लेखक है ना कौन है, गुणाकर मूले जी है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अब अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और क्लास को अपने दोस्तों में जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब चलिए फिर हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, यानी कि तमिल हो गया, मलयालम हो गया, और तेलुगु और कन्नड़ ये भाषाएं जो है ना कौन सा है, उत्तरी भारत की या फिर पश्चिमी भारत की, और ऑप्शन सी है पूर्वी भारत की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दक्षिणी भारत की। तो दोस्तों ये सभी भाषाएं जो है ना दक्षिणी भारत की, यानी कि साउथ इंडियन लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखना है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रामायण की रचना किस भाषा में है। ऑप्शन ए में आपको संस्कृत भाषा में, या फिर हिंदी भाषा में, और ऑप्शन सी उर्दू भाषा में, या फिर अंग्रेजी भाषा में। तो दोस्तों रामायण की रचना है ना, ये जो रामायण की रचना किया गया है संस्कृत भाषा में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न ये रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है साक्षरताकार, या फिर निबंध, या फिर भाष, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कहानी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं जो नागरी लिपि शीर्षक पाठ है ना, इसकी साहित्य की कौन सी विधा है। यह एक प्रकार का जो है ना निबंध है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न ये है कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ देवनागरी, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है ब्रह्मनागरी, और ऑप्शन सी है नंदी नागरी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विजय नागरी। तो दोस्तों दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि है ना, ये क्या कहलाता है वही आप लोग को बताना है। ये जो है ना नंदी नागरी कहलाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के पार्ट्स नंबर 6 को देख रहे हैं। इससे पहले वाले सभी पार्ट को नहीं देखे ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी पार्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके जो है ना सभी पार्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से जो है ना बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अकबरनामा, या फिर शाहनामा, या फिर पद्मावत, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रामचरितमानस। तो दोस्तों 10वीं 11वीं सदी में जो है ना पद्मावत रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न ये है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्रचलित है, यानी कि प्राचीन है। ऑप्शन ए में आपका तमिल, या फिर तेलुगु, और ऑप्शन सी मराठी, और ऑप्शन डी में आपका देगा कन्नड़। तो दोस्तों दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की जो है ना तमिल भाषा सबसे अधिक प्रचलित है, यानी कि प्राचीन है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न करा है कि सर्वपाद की कृति है, यानी कि ये सर्वपाद जो है ना किसकी कृति है, दोहाकोश की, या फिर पृथ्वीराज रासो की, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है मिर्च कटिकतम की, या फिर मेघदूतम की। तो दोस्तों ये सर्वपाद जो है ना किसकी कृति है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों ये दोहाकोश की कृति है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कर रहा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है दूधनाथ सिंह की, या फिर रघुवीर सहाय की, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है रामविलास शर्मा की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मुक्ति बोध की। तो दोस्तों निराला की साहित्य साधना जो है ना ये रामविलास शर्मा जी की कृति है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न ये है कि इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 10 अक्टूबर 1922 में, या फिर 12 अक्टूबर 1914 में, और ऑप्शन सी है 14 अक्टूबर 1916 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 16 अक्टूबर 1918 में। तो दोस्तों इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा जी का जन्म जो हुआ था ना 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेखक रामविलास शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि जो कहानी के जो लेखक है ना रामविलास शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ, तो वही आप लोग को बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नंदगांव मथुरा में, या फिर हरनौत बिहार में, या फिर उजगांव सानी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कहानी के जो लेखक है ना रामविलास शर्मा जी का जन्म जो हुआ था ना उजगांव नामक स्थान पे हुआ था जो सानी में है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न ये करा है कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ शंभू महाराज, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है गोदई महाराज, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है श्री महाराज, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ विष्णु महाराज। तो दोस्तों बिरजू महाराज जी का चाचा का नाम जो है ना शंभू महाराज था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। अत्यंत महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए में आपको दिया मौसा, और ऑप्शन बी है भाई, और ऑप्शन सी है चाचा, और ऑप्शन डी में आपका दिया पिता। तो दोस्तों शंभू महाराज बिरजू महाराज के जो है ना चाचा जी थे, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी है। ऑप्शन ए में आपको दिया अम्मा से, या फिर बाबूजी से, और ऑप्शन सी है चाचा से, या फिर मामा से। तो दोस्तों बिरजू महाराज ने ठुमरिया जो है ना ये अपनी अम्मा से सीखी है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई। ऑप्शन ए में आपका दिया 2 या फिर 3, और ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 5। तो दोस्तों बिरजू महाराज ने जो है ना 2 प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न ये करा है कि बिरजू महाराज को तमिल किससे मिली। ऑप्शन ए में आपका दादा से, या फिर यहाँ पे तालीम आप लोग को बताना है, ठीक है। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली है, दादाजी से, या फिर बाबूजी से, या फिर नाना से, या फिर चाचा से। तो दोस्तों बिरजू महाराज जी को तालीम जो है ना बाबूजी से मिली है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के हिंदी के क्वेश्चंस बैंक को सॉल्व कर चुके हैं, और इस क्वेश्चन बैंक में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को लेके आए थे जो आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ना तो आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं। क्लास 10 के ऑब्जर्व और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को पढ़ने चाहते हैं ना तो आप हमारे वेबसाइट measuretarget.co.in पे जाकर जो है ना सभी विषय का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो है ना पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है measuretarget.co.in, इसमें आपको जो है ना पीडीएफ मिल जाएगा इनका। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं कि 30% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताना है। और देखिएगा यहाँ पे इनके साथ साथ जो है ना ये होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसका भी जवाब बताइए कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया यतीन्द्र मिश्र, या फिर महात्मा गांधी, या फिर अमरकांत, और ऑप्शन डी में आपका दिया पंडित बिरजू महाराज। तो दोस्तों जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के जो लेखक है ना क्या है इसका राइट आंसर फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में काफी अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।